हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं बीपी गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब फैमिली मैथ्स गाइड में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के क्लास में मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं फटाफट रिवीजन सीरीज, जिसमें हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये जो सीरीज आपने शुरू से लेकर अंत तक आपने देख लिया तो इसी टाइप से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये हम लोग जो है एसएससी में आए हुए क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं, उस क्वेश्चंस को मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इसको आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। इस सेशन से आप लोगों को बहुत कुछ फायदा होने वाला है, बहुत कंसेप्ट भी सीखने को मिलने वाला है ना। तो आप लोगों का काम यह है कि नोटबुक और पेन दोनों साथ में लेकर बैठिए, ताकि जो मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बीच में आएंगे उसको आप लोग नोट करते रहिए और साथ ही साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करके आंसर देने की भी कोशिश कीजिएगा। यानी यहाँ पर दोनों तरीके से पढ़ाई होगी। हम यहाँ पर आपको समझाएंगे, उधर से आप लोगों को भी मेहनत करके क्वेश्चंस को पढ़ के क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करना है। आ गई बात, तो आप लोगों को सबसे पहला काम करना क्या है, इस सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको नए नए क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और ये सेशन को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों, सखा संबंधी आपके जो भी है, उन सबके बीच साझा करने की भी कोशिश कीजिएगा, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ दे पाए, है ना। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स गाइड ऑफिशियल को ज्वाइन कर लेना है। वहां पर आपको पीडीएफ मिलती रहेगी, साथ ही साथ क्लासेस का अपडेटेड जो भी जानकारी है वो सब वहां पर हम लोग देते रहते हैं। साथ ही साथ कौन कौन सी अभी जो है सो नई वैकेंसी आती है उसके बारे में जानकारी हम यहाँ पर इस टेलीग्राम चैनल मैथ्स गाइड ऑफिशियल पे साझा करते रहते हैं। तो आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार जो है सो मतलब जय हिंद का नाम लेकर अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने में पहले मैं बता रहा हूं, नोटबुक और पेन दोनों साथ में लेकर बैठिएगा। पहले क्वेश्चंस आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा। अगर आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा उसके बाद यहाँ पर सॉल्यूशन को देखिएगा, ताकि आपके माइंड में और क्लियरिटी आ जाए कि हम कहाँ पर फंस रहे थे, यानी कहां पर जाके सवाल में फंस रहे थे। अगर वो चीज अगर में यहां से हिंट मिल जाता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और ये सेशन बहुत ही मजेदार होने वाली है, बहुत ही शानदार होने वाली है। तो चलिए अपने सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए सबसे पहला सवाल यहाँ आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, इलेक्शन पे आधारित आपके सवाल है। और ये सवाल बहुत अच्छा है। पहले इस सवाल को एक बार ध्यान से पढ़िए, उसके बाद पीछे पीछे सोचना भी है, और उसके बाद ये भी आपको देखना है कि कौन सा अप्रोच लगाना है। आपको यहाँ पर जो है ना, यानी 3 स्टेप मतलब सोचने हैं, 3 स्टेप एक साथ करना है। सवाल को पढ़ना भी है पीछे पीछे, उसके बाद उसको समझना भी है, उसके साथ साथ ये भी सोचना है कि कौन सा अप्रोच इस सवाल में लगेगा। आइए हम इस सवाल को पढ़ते हैं और इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें कहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपने वोट डाले। यानी एक इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन में 85% मतदाताओं ने ही वोट डाला, और उसके बाद कह रहा है कि इसमें से 4% जो मत है वह अवैध घोषित हो गए, इनवैलिड हो गए। अब उसमें से कह रहा है एक उम्मीदवार को 6936 वोट मिले, जो वैध मतों का 85% है, वैलिड वोट का 85% है। तो हमसे पूछा उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या। बिल्कुल आसान सवाल है। मतदाताओं की टोटल संख्या पूछा है, टोटल वोट पूछा है। तो अगर मैं यहाँ पर टोटल वोट को x मान लूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल
अब इसमें से कह रहा है कि इस टोटल वोट का 85% लोगों ने वोट दिया, यानी इसका 85% कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 17 बट्टा क्या बनेगा, 20 बनेगा, यानी इसका 85% बनेगा। 85% का मतलब 85 बट्टा 100 यानी 17 बट्टा 20 वोट बना। तो ये कितना हो गया, तो यानी x का 17 बट्टा 20 इतना वोट ये डाले गए। ये वोट क्या है, डाले गए वोट है, ये पोल्ड वोट है। अब इसमें से कह रहा है कि 4% इनवैलिड हो गए। 4% का मतलब होता है 1/25। अगर 1/25 वोट इनवैलिड हो गए तो वैलिड कितना होगा, 24/25 होगा ना। किसका, तो जो डाले गए मत का उसका। तो अब इसका 24/25। अब ये क्या रहा, तो अब ये रहा वैलिड वोट। ये क्या हो गया, अब ये हो गया आपका वैलिड वोट। अब कह रहा है कि वैलिड वोट का 85% एक उम्मीदवार को मिला। अब फिर इसका 85%, तो 85% का मतलब हो गया 17/20 और यह 85% उसको कितना मिला, तो उसको 6936 वोट मिला। कितना भाई, 6936 वोट हो गया, बराबर हो गया। आपसे पूछा है कुल संख्या, तो x का मान पूछा, बात खत्म है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अगर मैं आपसे बात करूं 17 से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 17 चौका 68 और ये 17 चौका 68 हो गया और ये कितना हो जाएगा, ये 17 चौका 68, एक जो है 13, ये नहीं कटेगा, 17 8 136, बात खत्म। फिर ये 17 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, अब ये 17 दूना 34 और 6 17 चौका 68, अब ये 24 से 24 कट गया। तो आपके सामने क्या हो गया, x/20 गुने 20 इंटू 25। तो ये कहाँ आ जाएगा, उधर आ जाएगा। तो 20 गुने 20 आपका हो जाएगा 400 और इंटू 25 आपको यहां पर लिख देना। तो 25 इंटू 4 बनेगा 100 और 00, यानी टोटल वोट की संख्या कितनी थी, 10,000 थी। यानी टोटल मतदाताओं की संख्या कितनी थी, आपका 10,000 था। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी आपका सही उत्तर बनेगा। इस सवाल का राइट आंसर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत, बिल्कुल। आइए अगले सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं। ये सवाल को पहले देखते हैं। ये आपका रिलेटिव स्पीड पर आधारित ये सवाल, हमने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया, ये सवाल रिलेटिव स्पीड पर है। अगर आपको रिलेटिव स्पीड पता है तो ये सवाल आपके लिए बिल्कुल आसान है, सवाल में कोई परेशानी नहीं। पहले सवाल को पढ़िए और उसके बाद इसका आंसर बताइए क्या हो, जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या हो, है ना। चलिए यहां पर यह कहा है आपका कि एक ट्रेन उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 12 सेकेंड और 14 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल क्या है। अब यहां पर देखो, अगर कोई रेलगाड़ी है और किसी आदमी को पार करती है तो कितनी दूरी तय करेगी, रेलगाड़ी की अपनी लंबाई। फिर अगर वह दूसरे आदमी को पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी, रेलगाड़ी अपनी जैसे लंबाई। यानी दोनों व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी अपनी लंबाई दूरी तय करेगी। तो अगर मैं यहां पर यह बोलूं कि जो है सो यानी दोनों व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी की अपनी लंबाई, तो सबसे पहले व्यक्ति की अगर बात करूं तो सबसे पहले व्यक्ति को 12 सेकेंड में पार करता है जब वह आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा है। तो सबसे पहले मैं यहां पर जो है सो सपोज करता हूं कि रेलगाड़ी का जो स्पीड है उसको मान लेता हूं x। रेलगाड़ी का जो स्पीड है यानी स्पीड है उसको मान लेता हूं x। तो मुझे बताइए जिस डायरेक्शन में रेलगाड़ी जा रही है उसी डायरेक्शन में आदमी जा रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है तो स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो x में से 4 घटा देंगे, क्यों, क्योंकि आदमी भी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है। हो गया। अब यह जो है इसको 12 सेकेंड में पार कर जाती है, उसको 12 सेकेंड में पार कर जाती है ना। तो ये आपका निकल के आ गया स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम ये दूरी, तो किसकी दूरी, तो रेलगाड़ी की लंबाई आपका निकल के। अब दूसरे कंडीशन में क्या है, रेलगाड़ी का स्पीड x है और आदमी का स्पीड 6 है, इस स्पीड से जा रहा है।
अब इस स्पीड से जा रहा है तो उसको जो है 14 सेकेंड में पार करता है। अब यहां पर जो हो गया, यह हो गया किलोमीटर प्रति घंटा सेकेंड। यहां पर 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5/18 से इधर भी मल्टीप्लाई और इधर भी मल्टीप्लाई, जबकि दोनों बराबर है इसलिए हमने नहीं किया। बात खत्म है। अब यहाँ रेलगाड़ी का स्पीड पूछा, एक्स का मान पूछा है, तो अब ये बताइए कितना बनेगा, 2 छक 12 2 सते, बात खत्म है। ये आपका हो जाएगा 6x - 24 और ये कितना हो जाएगा 7x - 42। अब ये 7 को इधर जो है सो लाइएगा, ये बनेगा -x, 24 को उधर जो है सो लाइएगा, तो 42 में से 24 घटाइएगा तो -18। x का मान कितना आ गया आपका 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यह आपका आ गया रेलगाड़ी की चाल। यही आपका राइट आंसर बन गया। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या बनेगा, सही उत्तर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सो सही उत्तर आपका होगा, राइट आंसर होगा। समझ में आ गया। आप देख रहे हो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और कितना शॉर्ट अप्रोच में क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो गया। यही आपको शॉर्ट अप्रोच सीखना है, तो सीखने के लिए हमारे साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हमारे साथ मिलकर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर बात बनेगी, अब जाकर एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस समय के अंदर आप सॉल्व कर पाओगे। मैथ्स क्या है आपका, प्रैक्टिस का चीज है, रिवीजन का चीज है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना क्वेश्चन को सॉल्व करने में उतना कम समय लगेगा। मतलब जितना ज्यादा रिवीजन होगा, यानी आपका रिवीजन बढ़ाओगे तो समय लगने वाला समय धीरे 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 आपका घटता जाएगा। यानी समय बढ़ाओगे तब तो उस पर समय दोगे, तब तो रिवीजन करोगे, तब तो, है ना। तो इसी के लिए हमने आपके सामने प्रैक्टिस क्लास जैसे लेकर आता हूं। और ये सीपीयू का क्वेश्चन पूछा हुआ भाई, देख लो। आ रही बात। आइए अगले क्लास का अगले क्वेश्चन पर देखते, इसका आंसर आप लोगों को बता। इसका आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोगों को आंसर देना है, जल्दी से देना है। इसका आंसर क्या होगा, आपसे क्या कहा इस सवाल में, मेंसुरेशन का ये सवाल है। यदि एक शंकु के आधार का, तो शंकु का आधार किस आकार का होता है। तो अगर आपको हम अगर बोले कि ये अगर शंकु है, अगर ये कोण है, तो आधार किस आकार का होगा, तो ये आधार उसका सर्कल के आकार का होगा। तो यानी आधार का क्षेत्रफल πr² कितना है आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। यानी सर्कल का जो आधार का क्षेत्रफल है वह 154 है। तो अगर πr² का मान अगर 154 है तो आपसे यहां से डायरेक्ट r का मान कितना जो निकल के आएगा, 7 निकल के आएगा। डायरेक्ट आपका 7। याद होनी चाहिए कुछ बातें। अगर आपका जो है सो वृत्त का क्षेत्रफल अगर 154 है तो रेडियस आपका सीधे बनेगा 7, बात खत्म, 7 बनेगा। अगर आप पाई का मान 22/7 तो आर का मान आपका जो है सो यहां से निकाल सकते हो, 7 बनेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब की बार यहां पर यह कहा है कि उसके बाद का और इसकी वक्र सतह का अर्थ हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। तो शंकु का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कितना है आपका, तो वो आपका यहां पर है 550, वो आपका 550 है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है πrl। कितना होता है πrl, अब ये बनेगा 550। चलिए पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान यहां से आप जो निकालोगे 7 और यहां से एल का मान, तो कितना बनेगा 550। चलिए 7 से 7 कटेगा, 7 से 7 कटेगा। अब ये जो है सो कितना से कटेगा, 22 से कट जाएगा ये। तो अगर यह जो है सो आपका जो है सो 22 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 25। तो यहां पर एल का मान कितना आ गया, 25 आ गया। एल का मान 25 आ गया। तो ऊंचाई पूछा, यानी आपका ये हाइट पूछा है, तो यहाँ पर 90 डिग्री, ये रेडियस आपका 7 है, ये आपका 25 है। तो ऊंचाई कितना हो जाएगा 7 24 25, 7 24 25 आपका रिप्लेट होता है ना, तो आपका ऊंचाई, तो इसके लिए क्या करोगे 25 का स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर घटाओगे तो डायरेक्ट आपका कितना आंसर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। इस शंकु की ऊंचाई आपका निकल के आ गया 24 सेंटीमीटर। अब इसका पूछा आयतन, आयतन के लिए क्या करना होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, इसका होता है 1/3 πr² h, ये होता है।
तो आप यहां पर देखोगे 1/3 पाई का मान क्या लोगे 22/7 लोगे, आर का मान 7 × 7 और इंटू में आपका 24। अब यहां से ये 7 से कटेगा और ये 3 से कटेगा, कितना हो जाएगा 8, तो ये आपका हो जाएगा 22 × 8 × 56। अब ये 22 × 8 × 56 आपका ये आंसर है। अब इसका आंसर क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे 6 दूना 12 कैरी 1 5 दूना 10 6 दूना 12 12 10 22 और 1 23 2, यानी कितना आंसर होगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब आपका इस सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर। क्या था, इसका आधार का एरिया था तो वहां से रेडियस निकाला और इसका वक्र सतह के क्षेत्रफल से यानी जो है तिर्यक ऊंचाई निकाला, तो तिर्यक ऊंचाई और रेडियस से ऊंचाई आपने निकाला, तब जाकर आपका आयतन निकलेगा। आ रही बात, इतने बातें आपको करनी पड़ेगी। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग देखते हैं और इस सवाल का आंसर बताइए। ये सवाल है और इसका आंसर बताइए। बहुत आसान है भाई, इससे आसान और क्या सवाल हो सकता है। और आपके सामने मैं आज डिस्कस कर रहा हूं सीपीओ में आए हुए क्वेश्चंस का, ज्यादा पहले का भी जैसे नहीं है, आपका 2022 जैसे नवंबर का है। आज से 8 महीने पहले 8-9 महीने पहले जो एग्जाम हुआ था उसका मैं सवाल आपके सामने लेकर आया हूँ। इसमें कह रहा है कि रीना, वीना और बिमला एक काम को जो है सो यहाँ पर दे रखा है 4 घंटा 8 घंटा 12 घंटा में कर सकता है, तीनों मिलकर कितने दिन में करेगा। बात खत्म है। कितना कितना आंसर है, 4 घंटा है, 8 घंटा है, 12 घंटा है, तीनों का समय है। तो इसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है टोटल वर्क। तो टोटल वर्क इसका एलसीएम आप लोगे कितना बनेगा 24 यूनिट, ये बनेगा 6 इसका इफिशियंसी, इसका 3 और इसका 2। तो आपसे रिक्वायर्ड आंसर तीनों मिलकर तो तीनों मिलकर कितना काम करवाओगे 24 काम। किस क्षमता से, तीनों की क्षमता, तो पहले का जो है 6 3 9 2 11 की क्षमता से। तो कितना समय जो है सो लगेगा 11 दूना 22 2 सही 2/11 घंटा का समय लगेगा, जब तीनों मिलकर उस कार्य को अगर पूरा करने की कोशिश करें। तो 2 सही 2/11 यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ए आपका सही उत्तर बनेगा। इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गया, एकदम आसान सवाल था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस सवाल को सॉल्व करिए, बहुत ही अच्छा है, मस्त सवाल है और एकदम आपका, अगर आपको यानी क्वेश्चंस को आधा पढ़ने से ही आपके मन में आ जाना चाहिए मैं किस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, है ना। क्वेश्चंस को आधा पढ़ने से ही आपके मन में आ जाना चाहिए किस अप्रोच से। अगर आपका मूलधन और अमाउंट के बीच में से कुछ एक चीज पूछ ले, यानी मूलधन और मिश्र धन में से, तो आपके लिए सबसे बढ़िया जो है सो मेथड है रेशियो मेथड। अगर आप यहां से इस सवाल को ध्यान से आप देखो तो कह रहा है एक राशि को 2 वर्षों में 74 से 36 रुपया हो जाती है। एक राशि है 2 वर्षों में, जब ब्याज कितना है तो 4% है। तो यानी इस पे पूछा है कि वह राशि क्या है, तो राशि पूछा है, तो आप हमारे हिसाब से इसका सबसे बेस्ट अप्रोच रेशियो मेथड। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% बनता है 1/25। यहां पर समय कितना है तो 2 साल है। तो अगर मैं बात करूं कि प्रिंसिपल और अमाउंट का बीच का रेशियो क्या हो, अगर रेट का अर्थ हो गया कि अगर प्रिंसिपल 25 है तो एक उसको ब्याज मिलकर अमाउंट कितना बन जाएगा 26। लेकिन ये कितने साल में भाई, तो 1 साल में। अगर 2 साल की बात होगा तो अगर यह चक्रवृद्धि ब्याज है, क्योंकि यह चक्रवृद्धि ब्याज है। अब यहां पर देख लो कि इंग्लिश में जो है सो मतलब जो है सो लिखा है कंपाउंडेड एनुअली, यह चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है कि अगर 1 साल के लिए पावर 1, 2 साल के लिए पावर 2, 3 साल के लिए पावर 3, जितने साल के लिए होगा उतना पावर में मतलब इसका खेल होता है। तो 2 साल में इसका पावर 2 कितना बनेगा 625 से इसका पावर 2 676 बन गया।
अगर कोई प्रिंसिपल 625 यूनिट है, अगर कोई प्रिंसिपल 625 यूनिट है तो वह 4% की दर से 2 वर्षों में 676 यूनिट हो जाती है। लेकिन यह 676 यूनिट होता है, लेकिन रियल में कितना हो रहा है? तो रियल में आपका हो रहा है 7436 रुपया रियल। तो बताइए इसका 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो यह आपका 11 रुपया होगा। कितना होगा भाई? 11। 1 यूनिट का मान 11, ये आपका 11 से कटेगा, 11 छक 66, 11 सत्ते 77, 6 आपका ये और 11 आपका ये। चलिए, तो आपसे पूछा है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है आपका यहाँ पर? तो 625 यूनिट और 1 यूनिट का मान 11, तो इंटू 11 रुपया कर दे के आपका आंसर। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसे आपका 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 11 पचे 55 कितना हो जाएगा आपका? 5, 11 पचे 5 मतलब 11 दूना 22 और 5 27 कैरी 2, 11 छक 66, 67, 68, यानी 6875 रुपए की वह राशि थी। 2 वर्षों में 74 तो 36 हो गया। जब कब? जब रेट आपका 4% पर एनम होता हो गया। अगर आपका प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में से कुछ भी पूछ ले तो सबसे बेस्ट अप्रोच आपका रेशियो मेथड से है, और इसी मेथड से इस सवाल को सॉल्व करिएगा। तो आइए अगले सवाल की तरफ हम लोग देखते हैं, इस सवाल का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताना है, फटाफट आपको आंसर बता देना है कि इसका आंसर क्या। चलिए, अब यहां पर क्या कह रहा है आपको यहां पर देखना। यहां पर कह रहा है इस सवाल में, पहले आप लोग इसका आंसर बताइए क्या। पहले आप लोग इसका आंसर बताइए क्या है, क्या होगा। सवाल को पहले पढ़िए। सीपीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है तो अच्छे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, है ना। चलिए, अब यहां पर कह रहा है कि एक कर्मचारी के वेतन में पहले 15% की वृद्धि हुई और उसके बाद इसे 10% कम कर दिया गया। ध्यान से देखिएगा, यानी पहले 15% का इंक्रीज हुआ, फिर 10% का डिक्रीज हुआ। तो क्या यह लगातार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यह जो है सो इंक्रीज और डिक्रीज, क्या यह सक्सेसिव है कि नहीं है ना? बिल्कुल सक्सेसिव। अगर आपका कोई मतलब वैल्यू अगर सक्सेसिव में हो जाए, इंक्रीज हो डिक्रीज हो, 2 वैल्यू हो, तो आपके सामने एक आपका होता है परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज आपका होता क्या है? तो होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100%। इस बात को आपको हमेशा याद रखना, अगर किसी वैल्यू में लगातार परिवर्तन होता। चलिए, अगर वैल्यू अगर इंक्रीज हो रहा हो, वैल्यू अगर इंक्रीज हो रहा हो तो आपको पॉजिटिव लेना है। अगर वैल्यू अगर डिक्रीज हो रहा हो, डिक्रीज का मतलब है घट रहा हो, तो वो आपका जो मान है उसको निगेटिव लेना। अब यहां पर आपसे पूछा है कि परसेंटेज चेंज इन हिज सैलरी, तो आपसे पूछा क्या है? परसेंटेज चेंज किसमें? इन सैलरी, यानी उसकी सैलरी में परसेंटेज चेंज क्या होगा? तो क्या हुआ? लगातार है। पहले 15% बढ़ाया तो इसका मतलब है +15, फिर 10% घटाया तो -10, प्लस माइनस क्या होगा? -15 × 10 बटा 100। बात खत्म है। और यहाँ पर परसेंटेज, तो 15 में से घटाएंगे 10, 5 होगा, और ये -150 में 100 से भाग लगाएंगे 1.5, और ब्रैकेट के बाहर परसेंटेज, मतलब क्या हो गया? 3.5% का परिवर्तन होगा, यानी वृद्धि होगा। तो 3.5% आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? डी आपका सही। अगर इसी में 2 ऑप्शन में देता 3.5%, एक में डिक्रीज एक में इंक्रीज, तो यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो वो आपको ऑप्शन जो है लगाना पड़ता। लेकिन यहाँ पर जो है, लेकिन यहाँ पर 3.5% एक ही ऑप्शन में, तो 3.5% का आपका इंक्रीज होगा, जो ऑप्शन नंबर डी है।
बात समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इस सेशन अगर आप लोगों को अच्छा जो लग रहा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों रिश्तेदारों सखा संबंधी जो भी है उन सबके बीच में साझा करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का इससे फायदा हो सके। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उनको रिवीजन के लिए प्रॉपर क्लास नहीं मिल पाती है। उस रिवीजन के लिए हम उसके सामने लेकर आए रिवीजन क्लास, और इसका नाम ही हमने रख दिया फटाफट रिवीजन क्लास। क्यों रख दिया भाई फटाफट रिवीजन सीरीज? क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके सामने फटाफट आएंगे और आपको आंसर फटाफट देना है, और साथ ही साथ हमें भी इसका सॉल्यूशन फटाफट करवाना है, साथ ही साथ समझाना भी है ना। हाँ, इसका मतलब बेनिफिट क्या है कि साथ में आपको पीडीएफ भी मिलती है। यानी फ्री क्लास एक ऐसा है, पूरे यूट्यूब पर फ्री क्लास एक ऐसा है जहां पर समय समय पर क्लासेस की पीडीएफ भी मिलती है। और पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगा? तो टेलीग्राम चैनल मैथ्सगढ़ ऑफिशियल, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया। आइए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इस सवाल में क्या कहा है? ये आपका ज्योमेट्री के सर्कल का एक सवाल है। क्या कहा है इसमें? कह रहा है ए बी 13 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा है। अब कह रहा है केंद्र O से AB से होकर AB को C बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हुए एक लंब खींचा जाता है। OC की जैसे लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो AB की लंबाई क्या होगा? AB मतलब जीवा की लंबाई। बस हो गया, आसान है भाई। अब देख लो, अगर यह कोई सर्कल है, अरे देख लो सर्कल एक बार पूरे गोल बना है। यही होती है प्रैक्टिस, बार बार यहां पर जो है सो, और ये मतलब इतना है एकदम प्लेन पे ये जो है सो गोल बना। चलिए अब यहां पर कह रहा है कि इसमें एक ए बी क्या है? जीवा है इसका। किसका? इस सर्कल का। मतलब जीवा होता क्या है? तो जीवा आपका होता है कि मतलब सर्कल के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। अगर वह लाइन सेंटर से गुजर जाए तो वह उसका डायमीटर कहलाएगा, व्यास कहलाएगा, और व्यास उस सर्कल की सबसे लंबी जीवा होती है। चलिए अब कह रहा है कि इसका सेंटर आपका मान लो O है और इसका रेडियस कितना है? तो रेडियस आपका सेंटर से यहां तक मिलाएंगे 13, और कह रहा है कि सेंटर से इस पर एक लंब खींची गई है, लंब, और इसका नाम रख दिया C। तो OC का मान 5 है। आपको मैं एक बात बता दूं कि सेंटर से जीवा पर खींचा गया लंब मतलब जो है मतलब सेंटर से जीवा पर खींची गई लाइन जीवा पर लंब होती है। मतलब सेंटर से अगर जीवा पर अगर कोई लाइन खींचेंगे, है ना, मतलब एक लंब अगर खींचेंगे तो यह जो है सो लंब होती है, और साथ ही साथ इसको दो बराबर भागों में बांटती है। कि मतलब अगर सेंटर से जीवा पर खींचा गया जो लंब होता है जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है। अगर ये जो है लंब है तो राइट एंगल बनेगा, 5 है, यह है 13 है, यह कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अगर ये 12 होगा तो क्योंकि दो बराबर भागों में बांटेंगे तो ये भी आपका 12 हो जाएगा। ए बी का मान कितना हो जाएगा? ये 12 + 12 यानी कि आपका 24 सेंटीमीटर ए बी की लंबाई होगी। और ऑप्शन नंबर कौन सा? बी आपका सही उत्तर। बी इस सवाल का क्या होगा? सही उत्तर होगा। तो बताइए आप लोगों को कोई परेशानी हो रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं। आइए मैं आपके सामने एक बढ़िया सवाल जो लेकर आता हूं, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला। चलिए अब इस सवाल में थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोगों को करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों से बनेगा। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सवाल को ध्यान से अगर पढ़िएगा तो रिप्लेसमेंट तो हो रहा है, लेकिन अलग अलग संख्या में रिप्लेसमेंट हो रहा है। यानी 6 लड़के निकल रहे हैं, उसके स्थान पर 8 लड़के आ रहे हैं। अगर यहां पर 6 लड़के निकलते, 6 लड़के आते, तब हम कह सकते थे ये सवाल बिल्कुल आसान।
अब यहाँ पर 8 लड़के आ रहे हैं, तो आइए एक बार हम लोग देखते, मतलब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्या आंसर होगा। इसमें कह रहा है कि एक कोचिंग सेंटर में 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा के अंग्रेजी परीक्षा के अंकों का औसत 52 था, यानी टोटल कितने स्टूडेंट थे भाई, तो टोटल स्टूडेंट यानी 45 थे। अब 45 स्टूडेंट का जो एवरेज था वह कितना था भाई, 52 था। बात खत्म है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। चलिए हो गया। तो अगर मैं यहां से बात करूं टोटल अंकों का, तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे सर टोटल अंक हो जाएगा 45 × 52। कितना हो जाएगा, 45 × 52 आपका टोटल अंक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब यहां पर कह रहा है कि 40 अंकों के औसत वाले 6 लड़के समूह से निकल गए, यानी कि 40 अंकों के औसत वाले 6 लड़का, यानी एक लड़का का अगर अंक अगर 40 है तो 6 लड़के का कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 40 × 6, इतना जो है सो अंक उस समूह से निकल गया। बात खत्म। अब उसमें क्या हुआ कि 43 अंकों के औसत वाले 8 लड़का आ गए, तो टोटल कितना मतलब अंक आएगा, तो यानी 43 अंकों वाले 8 लड़कों का टोटल अंक इसको जोड़ेंगे। बात खत्म। अब ये टोटल कितना हो गया, तो यानी 45 था, उसमें से 6 गो निकल गया, 8 गो आया, 2 लड़का बढ़ गया, यानी कि 47 होगा। बस इसी को अब सॉल्व करना है और इसका आंसर बताना, कुछ नहीं है। अब आपको इसी को सॉल्व करके और इसका आंसर बताना है। अगर आप ध्यान से देखो तो आंसर आपका इंटीजर में है और एक आपका दशमलव में है। तो आंसर क्या होगा हम देख लेते हैं। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई क्या करिए, तो कितना हो जाएगा, ये 5 दूना 10, 5 दूना 10 कैरी 1 25 25 4 दूना 8, यानी 25 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 33, 1 34, 34 का 4 आपका कितना हो जाएगा, यानी कैरी आपका 3, 5 20 और 3 यानी कितना बनेगा 2340। कितना आपका हो गया, ये जो है सो 2340 हो गया। अब देखिए -6 24 कितना बना 240, और ये प्लस कितना हो जाएगा, तो 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 33 34 हो गया। अब इसको 47 से भाग देंगे, यानी जो है सो 2340 में अगर 240 घटाएंगे कितना बनेगा 2100, और 2100 में आपको 344 जोड़ना है। अब आपको 47, अब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2444 को 47 से भाग लगाएंगे। आप ध्यान से आप देखिएगा 7 है और यहाँ 4 है, तो इसका मुझे लगता है इकाई अंक 2 आएगा। कितना आएगा इसका इकाई अंक, इकाई अंक 2 वाला केवल एक ही ऑप्शन में है, वह कौन सा ऑप्शन में है, वह आपका 52। कितना है आपका भाई, इकाई अंक 2 वाला जो है सो केवल एक ही ऑप्शन में है 52, और वही आपका सवाल का राइट आंसर होगा। इस सवाल का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, बस आपको सवाल को पढ़ना है और उसी के हिसाब से सोचना है और उसी के हिसाब से सॉल्व करना। बात समझ में आ गई। चलिए अगले सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं। आइए इस सवाल को सॉल्व करके बताते हैं इसका आंसर क्या है। जल्दी से आप लोग इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर मुझे बताइए क्या होगा। सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है, चलिए आपसे पूछा क्या है, सवाल दे रखा है, पूछा कॉट थीटा क्या है। अब आपके सामने सवाल क्या है देख लेते हैं, 1 + sin²। चलिए 1 + sin² थीटा -3 sin थीटा × cos थीटा बराबर क्या दे रखा है 0। अब आपसे पूछा क्या है, cot थीटा = व्हाट, ये आपसे पूछा है। अब ये आपसे पूछा है तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा आपको बताना। अब सोचिए, अब इसके साथ आखिर में क्या करूं कि ये मुझे आ जाए।
ये मुझे आ जाए, मुझे बनाना है कॉट, तो मुझे बताइए, मुझे बनाना है इसको कॉट, तो ऊपर में कॉस है, तो मुझे लगता है साइन से भाग देना होगा, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर से भाग देंगे, तो 1/sin स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, और कॉसेक स्क्वायर को हम जो है सो कॉट बना सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है ना, इसमें दोनों तरफ नीचे में साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे देना। किससे? साइन स्क्वायर थीटा से भाग। अब जो ही साइन स्क्वायर थीटा से भाग दोगे तो 1/sin स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन बटा साइन 1। अब ध्यान से देखिएगा -3, अब देखिएगा साइन से साइन कटेगा, कॉस बटा साइन आपका बन जाएगा कॉट थीटा और बराबर 0, कोई दिक्कत वाली। अब देखिएगा यहाँ पर कॉसेक, तो कॉसेक को आप जो है सो क्या लिख सकते हो? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 1 - 3 कॉट थीटा इक्वल टू 0। अब देखिएगा, अब इसको सुधारिए, इसको आप जो है सो लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, -3 कॉट थीटा, और ये 1 + 1 + 2 बराबर 0। क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया? x का मान कॉट होगा। तो अब अगर यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या मैं इसको -2 कॉट थीटा और ये माइनस कॉट थीटा जैसे लिख सकता हूं? बिल्कुल, -2 ये -3। अब आपको करना क्या है ना, यहाँ पर अब आपको करना क्या है कि कॉट थीटा यानी कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा? ये -2 है ना, ये -2, इसको बराबर के उस पर ले जाओ तो क्या बनेगा? +2। पहला आंसर ये होगा। उसके बाद ये, हाँ, उसके बाद इसका कॉट स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 से भाग लगाइए। अब देखिए यहाँ पर मतलब कोएफिशिएंट 1 है, मतलब आपका -1 है, तो -1 को उधर ले जाओगे तो +1 और बट्टा में 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और एक आपका 1 आ जाएगा। 2 और 1 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में 1 है ही नहीं, एक ही ऑप्शन है इसका। कितना आंसर बनेगा? कॉट थीटा इक्वल टू 2 आपका राइट आंसर बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका हो जाएगा। 1 इसका जो है सो ऑप्शन में नहीं है और 1 ऐसे होगा भी नहीं। अगर 1 अगर ले लेते हो तो थीटा का मान 45 लेना पड़ेगा, और 45 पे आपका जो है सो कॉट और टेन दोनों बराबर होते हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर जो है 1 ना देके 2, यानी इसका आंसर जो है सो कॉट का मान कितना आया? 2 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप चाहते तो इसमें जो है सो कॉस स्क्वायर से भाग देकर भी आप जो है सो निकाल लेते। अगर यहाँ पर कॉस स्क्वायर से भाग देते तो यहाँ निकलता आपका जो है टेन, तो पहले जो है सो टेन थीटा का निकालते, फिर कॉट उसको उलट के निकालते, तो उस प्रकार से भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या। चलिए इसका आंसर क्या होगा आप लोगों को बताना है। ये सवाल आपके सामने है, क्या है, यानी फिर देखिए क्या है, इस सवाल को सॉल्व करना है। अब यहां पर कह रहा है कि एक कार 3 PM पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना प्रारंभ करती है 3 बजे। यानी कोई एक कार है, मान लीजिए यहाँ पर यह जो है सो 3 बजे, यानी 3 बजे शाम 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है, है ना। अब उसके बाद करा एक दूसरी कार 4 PM पर, यानी दूसरी कार कितने बजे? 4 बजे भाई, 4 बजे। किस स्पीड से? तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो मुझे बताइए यह 3 बजे चला तो 4 बजे कहां पर होगा? यहां पर होगा 4 बजे। पहली वाली जो होगी, जो कार होगी, वो 4 बजे कहां पर होगा? यहां पर होगा। और यह 50 के स्पीड से जा रहा है तो ये घंटा में कितनी दूरी तय कर लिया होगा? 50 किलोमीटर। अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है तो ये घंटा में कितनी दूरी तय कर लिया होगा? 50 किलोमीटर।
अब पूछ रहा है दोनों कारें किस समय, तो यानी पहली कार यहां से 4 बजे चलेगी और दूसरी कार यहां से 4 बजे चलेगी। ये मान लो कि यहां पर आके उसका क्या हो गया, मिल गया, मीट हो गया, यहां पर आके दोनों कारें मिल गई। तो इसको यहां से यहां आने में जो है सो लगा समय, और उतने ही समय में ये यहां से यहां आ रहा है। तो मुझे बताइए ये जो पहली यानी दूसरी कार है उसको पकड़ेगा तो कितनी दूरी तय करेगा, टाइम पूछा है, यानी कितना समय लेगा, समय दूरी बट्टा चाल, तो कितनी दूरी कवर करेगा। तो इनके बीच का जो गैप है, इनके बीच का गैप कितना है, तो आपका 50 किलोमीटर। इस स्पीड से जाएगा तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। अगर दोनों कार का डायरेक्शन, अगर ये कार यहां से चल रही है और ये कार यहां से चल रही है, दोनों कार का डायरेक्शन सेम है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, घट जाता है। तो यानी आपका क्या हो जाएगा, 75 में से 50 घटाएंगे, क्योंकि वह रिलेटिव स्पीड से उस दूरी को कवर करेगा। अगर इसका भी 50 रखेंगे और इसका भी स्पीड 50 जो सो रखेंगे, तो दोनों का बीच का दूरी 50 किलोमीटर बैलेंस बना रहेगा। अब ये 50 किलोमीटर की दूरी किस स्पीड से उसको पकड़ेगा, तो इससे कितना ज्यादा है, तो 25 ज्यादा है, तो 25 के स्पीड से पकड़ेगा। यानी कितना जो है सो, यानी 50 और ये बट्टा 25, यानी कि उसको 2 घंटा लगेगा। यानी पकड़ने का समय कितने बजे से, यानी कितने बजे से वह पकड़ना शुरू किया, तो आप कहोगे सर वह जो है सो 4 बजे से पकड़ना शुरू किया, 4 बजे दोनों एक साथ चला और वहां से उसको 2 घंटे का समय जो है सो लगा। तो यानी अगर हम कह सकते हैं कि यानी 6 PM पर क्या होगी, उसको पकड़ लेगा, 6 PM पर क्या होगी, दोनों कारें एक साथ मिल जाएगी। बात समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर सी बात आ गया होगा। कि अगर नहीं आएगा तो एक बार थोड़ा सा पीछे करके इसको फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि टाइम स्पीड डिस्टेंस जो है ना, सारा का सारा क्वेश्चन कंसेप्ट पर है। ये पूरा जो चैप्टर है कंसेप्चुअल है ना, कंसेप्ट है, तो इसका जो है सो कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगले सवाल पर हम लोग देखते हैं, और इसका आंसर क्या है जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। ये सवाल है और इसका आंसर आप लोगों को बताने हैं। इसका आंसर क्या, ये सवाल आपके सामने किस पर है, तो यहां पर देख लेते। ये सवाल आपका किसका है, तो कह रहा है 5 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में AB और CD प्रत्येक 8 मीटर लंबाई की 2 समान और समानांतर जीवाएं हैं। दोनों जो जीवाएं हैं और दोनों जीवा की लंबाई बराबर है, इसका मतलब है दोनों जीवा सेंटर के एक दूसरे के विपरीत होगा। अगर जीवा की लंबाई अगर बराबर हो जाए तो वह दोनों जीवा क्या होगा, सेंटर के एक दूसरे के विपरीत होगा। चलिए हो गया, ये पूरा कितना हो गया, 8 मीटर का है, और ये पूरा ये भी क्या 8 मीटर का है, और दोनों पैरेलल है। दोनों क्या है आपका, पैरेलल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रेडियस कितनी है इसकी, तो आप अगर यहां से बोलोगे तो सर इसका रेडियस आपका है कितना, 5 मीटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, हमसे पूछा उन दोनों लंबाई, मतलब उन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी। अच्छा, अगर मैं यह सेंटर है, अगर ये सेंटर से यहां पर लंब डाल दूं, लंब कितना हो जाएगा, तो ये अगर जब ही लंब डाला तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटे, यानी अगर 8 है तो ये भी हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4। अगर ये राइट एंगल है, अगर सेंटर अगर आपका O है, तो O से यहाँ की बीच की लंबाई अगर 5 है, 4 है, ये बनेगा 3 बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यही सेम चीज आपका इधर अगर मैं लंब खींच दूं, ये तो इसको 2 बराबर भागों में, तो ये भी हो जाएगा आपका 4, ये भी हो जाएगा 4। अगर यहां से इसको मिलाऊं तो रेडियस ये बना 5, अगर ये 5 है, 4 है और ये राइट एंगल है तो ये बनेगा 3। दोनों जीवाओं की बीच की जो है सो लंबाई कितनी है, दूरी कितनी है, तो आप बोलोगे 3 + 3 यानी कि 6 मीटर। दोनों जीवाओं की बीच की दूरी कितनी है, तो आप बोलोगे 6 मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी आपका राइट आंसर। बी आपका क्या होगा,
सही उत्तर बनेगा इस सवाल। बात समझ में आ गया होगा, किसी को कोई समस्या वाली बात बिल्कुल नहीं। चलिए, ये सवाल है आपके सामने, ये मेंसुरेशन का। ये सवाल आपके सामने किसका है भाई? मेंसुरेशन का है। तो इस सवाल को आप लोग सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करके मुझे बताइएगा इस सवाल का आंसर क्या है। इसको मैं आप लोगों के लिए HW दे रहा हूं, HW। और इसका आंसर आप लोगों को याद रहे कि कमेंट में जरूर करना है। इसका आंसर कमेंट करके आपको बताना है कि क्या आंसर हो। और आपको लोगों को ये सेशन जो है सो कैसा लगा, ये भी आप लोगों को कमेंट करके बताना। क्या इस सेशन से कुछ सीखने को मिला, क्या सीखने को मिला, ये भी आप लोग हमें थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा। ऐसे तो हम आपसे पूछ नहीं सकते, एक जो है सो कमेंट बॉक्स ही है, वहां से आप लोग अपनी जो सुझाव दीजिएगा, वहां से हम आप लोगों की भावनाएं, आप लोगों को क्या समस्या है, वो सब समस्या हम तक पहुंचेगी और हम उस समस्याओं को आप लोगों के लिए सॉल्व करने की कोशिश करें। आ रही है बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोगों को ये सेशन जो है सो अच्छा अगर लगा होगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर कीजिएगा, अपने रिश्तेदार में सखा संबंधी जहां भी आपके दोस्त हैं, मित्र है, सखा है, उन सबके बीच यह साझा कीजिएगा ताकि हम भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल मैथ्स गाइड ऑफिशियल को ज्वाइन कर लेना है। वहां पर आपको PDF और साथ ही साथ क्लासेस का नोटिफिकेशन सब कुछ आपको समय समय पर मिलता जैसा रहेगा, है ना। और इस जो है सो टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग जो है सो जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग एक नई जोश, एक नए उमंग, एक नए उत्साह के साथ आज की सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।